Hello students, welcome to our online portal. This is our fourth lecture of atomic structure. In this lecture, we will start with some important definitions. Some important definitions. First one is isotopes. फर्स्ट वन इज आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या है बच्चे, ध्यान से लिखिएगा. आइसोटॉप्स, these are the atoms of same element. These are the atoms of same element. एक ही एलिमेंट की एटम्स होते हैं having same atomic number. अगर एक ही एटम के हैं तो एटॉमिक नंबर भी सेम, having same atomic number but different mass number. ऐसा आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा. having different mass number, जिनका मास नंबर डिफरेंट है उससे हम आइसोटॉप्स बोल देते हैं. एग्जांपल देखिएगा बच्चे इसमें ध्यान से. एग्जांपल इज 1H1, 1H2, 1H3. these are the isotopes of hydrogen. इसे हम सिंपल हाइड्रोजन बोल देते हैं, इसे ड्यूटेरियम बोल देते हैं और इसे हम ट्रीटियम बोल देते हैं. It is tritium. Second one is deuterium. और फर्स्ट को आप सिंपल हाइड्रोजन बोल सकते हैं. ये हमारे पास हाइड्रोजन. देखिए तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर 1 1 1 मेंशन है, जबकि मास नंबर तीनों में डिफरेंट है. फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है और थर्ड में 3 है. तो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर known as isotopes. इसी तरीके से हमारे पास कार्बन भी होता है. कार्बन 6 and 12, कार्बन 6 and 14. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिया, देखो मैंने दोनों में एक बार मास 12 शो किया, एक बार 14. हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. आपको अगर याद है बच्चे, तो हमने जब टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट AMU, जब हमने AMU को डिफाइन किया था तो उसमें मैंने वर्ड यूज किया था कार्बन 12. उस कार्बन 12 का जो मतलब क्या था कि यहाँ पे आपने कार्बन कौन सा यूज करना है जिसका मास नंबर क्या हो, 12. ऐसा मैंने आपको थोड़ा हिंट वहां पे भी दिया था कि कार्बन 12 से मतलब क्या है. ऐसे हमारे पास अलग अलग एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं जो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी शो करें. क्लियर? अब इसके अंदर जो बात ध्यान में रखने वाली है बच्चे, ये देखिए इसके अंदर नोट डाल के आपको एक पॉइंट बता रहा हूं मैं इधर. These atoms have different physical property. जो आइसोटोप्स होते हैं they have different physical property. इनकी physical property different होती है. ठीक है? Because they have different atomic mass. किस लिए होता है ऐसा? Because they have different atomic mass. क्योंकि इनका मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है. फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब क्या है? लाइक बॉइलिंग पॉइंट, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट, लाइक मेल्टिंग पॉइंट. ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये वेरी करेगी किसके लिए? आइसोटॉप्स के. ध्यान रखना बच्चे इस पॉइंट का कि आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मास. क्लियर? ये इसके बाद हमारे पास सेकंड जो टर्म आ जाती है, that is isobar. isobar का मतलब क्या है बच्चे? देखिए these atoms have same mass number. क्या होता है इसके अंदर? same mass number. इसमें मास नंबर सेम है बट इसमें डिफरेंट क्या होगा? बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. पर एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट है. मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. लाइक एग्जांपल ले लीजिए, पोटेशियम की बात करूं तो 19 और 40, और कैल्शियम की बात करूं तो 20 और 40. क्लियर? इसके अलावा कार्बन के लिए भी मेंशन कर सकता हूं. देखो कार्बन हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 वाला होता है. अभी हमने पीछे में ली थी एग्जांपल. और अगर इसके साथ मैं नाइट्रोजन लिख लेता हूं, एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14, चेक कीजिए, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. इसमें भी यही है, having same mass number but different atomic number.
ये जो आपके पास एटम्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के, जबकि हमने आइसोटोप्स में क्या लिखा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट के होते हैं, जबकि आइसोबार्स के अंदर क्या होता है, ये होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इनके अंदर एलिमेंट अलग होता है। समझ गए पॉइंट कि आइसोबार के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। क्लियर? ये भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है और विद एग्जांपल आप इसे याद रखें। थर्ड बच्चे इसमें जो हमारे पास आ जाता है दैट इज आइसोटोन। ये आपने शायद पहले ना किया हो क्योंकि 10th लेवल तक हमारे पास आइसोटोप आइसोबार्स ही कॉमनली यूज होते थे। आइसोटोन्स क्या होता है बच्चे? एलिमेंट्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, दैट इज सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर सिलिकॉन का यहाँ पे कितना होता है? अब सिलिकॉन हमारे पास अलग अलग होता है, 28 वाला भी होता है और 30 वाला भी होता है, यहाँ हम 30 वाला ले लें। फॉस्फोरस की बात करो, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर कितना होता है? 31। अब आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे, याद है? A माइनस जेड, ये हम न्यूट्रॉन्स निकालते थे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो करके देखिए, 30 माइनस 14 ये 16 आ रहा है, और ये 31 माइनस 15 ये भी 16 आ रहा है। इसका मतलब दीज एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जिसमें सेम नंबर आ जाए न्यूट्रॉन्स का उसे आप क्या बोल सकते हो? उसे हम बोल सकते हैं आइसोटोन्स। ठीक है बच्चे, तो ये एग्जांपल भी आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसमें फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स का मतलब क्या है बच्चे? इसके अंदर ऐसे एलिमेंट विच है, एलिमेंट्स which have same value of a minus 2z, which have same value of a minus 2z, उसको हम क्या बोल देते हैं? आइसोडायफर्स। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, देखिए a और z तो आपको पता ही है, a इज मास नंबर एंड z इज एटॉमिक नंबर। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो वो बन जाती है लिथियम की। लिथियम की एग्जांपल देखो क्या बन जाएगी? 3 and 7। अब 3 and 7 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो a माइनस 2z तो क्या आ जाएगा? a तो है 7 माइनस 2 इंटू z कितना है? 3, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब लिथियम के साथ में एग्जांपल बेरिलियम की ले लेता हूं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4 एंड मास नंबर इज 9। इसके अंदर अप्लाई कीजिए a माइनस 2z, a इज 9, 2 इंटू z इज 4, that is also equals to 1। सेम ही आएगा ना। बोरोन भी ले सकते हो अब इसमें, 5 and 11 क्या बन जाएगा? 11 माइनस 2 इंटू जेड, here z is 5, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो जिसमें a माइनस 2z की वैल्यू 1 हो उसे हम क्या बोल सकते हैं? आइसोडायफर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, उसके आने के चांसेस बच्चे कम होते हैं। आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, इनके आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये टर्म्स हम अभी यूज कर रहे हैं, हमने पहले नहीं पढ़ी। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि ये सब डेफिनेशंस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चे इसमें हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज आइसोस्टर्स। नेक्स्ट इज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है बच्चे? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस having same number of atom, molecules of different substance having same number of atoms, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सेम है एंड द सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ साथ एंड द सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो,
एंड कॉन्सिक्वेंशली सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ में सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी भी। ऐसे जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर। सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, बच्चे सिमिलर वर्ड अलग होता है और सेम अलग होता है, ध्यान रखना। आपने सेम यूज नहीं करना है यहाँ पे। सिमिलर का मतलब मिलता जुलता, और सेम का मतलब होता है एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ही होनी चाहिए। और सिमिलर क्या है कि उसके आसपास हो तो भी हम बोल सकते हैं उसको सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स। अब आइसोस्टर्स की देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम क्या लिखते हैं, N2। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाम अगर अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जब इनऑर्गेनिक करेंगे तब हम इसकी नेमिंग वगैरह सीखेंगे। अब एग्जांपल याद रखने से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मालूम है सभी को। ये मैंने दो एग्जांपल। अब बच्चे इसको देखो, जो हमने डेफिनेशन लिखी वो यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले कह रहे हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स देखो, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल कितने एटम्स है इस सब्सटेंस में, 3। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन आपके पास इसमें 2 है, तो टोटल कितने एटम्स है, 3। क्लियर, 3 तो आपके पास इसमें एटम आ गए। अब इसके अंदर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, नाइट्रोजन के पास देखिए, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहा हूं मैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन है कितने, 2, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन 1 ही है हमारे पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए, टोटल कितने हो गए, 22। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन आपके पास 1 ही है, तो 6 × 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 8 ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 × 2 16, तो ये भी आपके पास कितने होंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब डेफिनेशन देखो, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही। हैविंग सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं। सिमिलर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर, मिलती जुलती। ऐसे हम एटम्स को या ऐसे हम सब्सटेंसेस को क्या बोल सकते हैं, आइसोस्टर्स। तो दिस इज दी अगेन न्यू डेफिनेशन, आइसोस्टर्स। इसको बच्चे आप लोगों ने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। 6th बच्चे इसके अंदर हमारे पास जो आ जाएगा, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस, या फिर आप ऐसा बोल दीजिए ऐसी स्पीशीज, एक ही बात है, कुछ बोल सकते हो, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर, एग्जांपल देखिए, तो सबसे सिंपल है, जैसे क्लोरीन नेगेटिव। हमने कल सीखा भी था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस होंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस होंगे। अब क्लोरीन के पास 17 तो एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव चार्ज की वजह से आ गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के पास तो 18 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। ठीक है, पोटेशियम की अगर मैं इसमें बात करूं तो पोटेशियम पॉजिटिव ले लेते हैं, पोटेशियम के पास 19 होते हैं, पॉजिटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 18। तो इसका मतलब तीनों के अंदर, जैसे और भी आप मैच कर सकते हो, ये जो मैंने एग्जांपल दी सब में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम, इट मींस दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इससे हम क्या बोल देते हैं बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर, तो ये था बच्चे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस जिसको आपने याद रखना। इसके बाद हम बच्चे इसमें आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके अंदर हमने रेडिएंट एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, या फिर इसके अंदर हम ऐसा बोल दें कि ये सब कुछ रेडिएशंस के ऊपर चलता है। ये टॉपिक किसके ऊपर चलेगा, रेडिएशंस।
कोई भी आपके पास सोर्स है, कोई भी, हमें इससे मतलब नहीं है कि सोर्स किस चीज से, कि हमें ये एनर्जी किस चीज से मिल रही है, ये हमें मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आ रही हो, चाहे वो लाइट से आ रही हो, चाहे वो बल्ब से आ रही हो, चाहे वो किसी रोड इलेक्ट्रोड से आ रही हो, किसी भी चीज से आ रही हो, अगर किसी भी सोर्स से कोई एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में, एनर्जी फ्रॉम any source in the form of radiation, in the form of radiations की फॉर्म में एनर्जी आनी चाहिए, किसी भी सोर्स से आए, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी इज द एनर्जी emitted from any source but in the form of radiations only. These type of energy is known as radiant energy. जो ये रेडिएंट एनर्जी होती है बच्चे हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से तो नाम से ही क्लियर है कि जो ऐसी आपके पास रेडिएशंस होती हैं, इसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। ये इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। क्लियर? और जो वेव का मतलब क्या है कि ये जो रेडिएशंस एमिट होती है स्टूडेंट्स, ये वेव की फॉर्म में रेडिएशंस निकलती, चाहे ये वेव हमें नेक्ड आई से विजिबल ना हो, बट दीज रेडिएशंस फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन वेव्स को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर कोई मीडियम होगा ये तो भी फ्लो कर सकती है, और अगर कोई मीडियम वहां पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहां पे एयर नहीं है, वाटर नहीं है, सॉलिड नहीं, कुछ भी अगर भी नहीं भी होगा, इवन देन दीज रेडिएशन कैन मूव, कैन प्रोपागेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? ये कहीं पे भी मूव कर सकती है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास रेडिएशंस होती है। अब इन रेडिएशंस के स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ। वेवलेंथ से मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास, इसको मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करता हूं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, फिर थोड़ा समझना इसको आसान हो जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हमारे पास मान लीजिए ये कोई वेव, इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर कम ज्यादा हो जाए तो आप वो समझ लेना बच्चे, क्योंकि ये मैं पैड पे ड्रॉ कर रहा हूं तो फिर इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अंदर मैं मतलब बता देता हूं आपको क्या है वेवलेंथ का मतलब क्या है। जब भी आप कोई वेव बनाते हो, देखो मैं यहाँ पे सिंगल वेव बना के दिखाता हूं आपको। ये मैंने ये एक वेव बना, एक बार जब आप ऐसे ऊपर से एक बार नीचे से बनाते हो तो ये एक वेव कंप्लीट हो जाती है। जो ऊपर हम बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे आपने ये वेव का पार्ट बनाया इट इज नोन एज ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक पूरी वेव बना देते हैं। क्लियर? अब वेव लेंथ को अगर आप डिफाइन करना चाहो किसी एक वेव में, तो ये जो आपका सेंटर वाला पॉइंट होता है, सेंटर वाला पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट जिसको हम बोल सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, एक वेव के अंदर ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम। मतलब इनकी जो हाइट होगी, इनकी जो लेंथ होगी, दैट विल बी सेम। ठीक है? ऐसे नेक्स्ट के अंदर भी सेम ही रहेगी। तो डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट बोल दीजिए, या डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ बोल दीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ। ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है? या फिर अगर आप एक कंप्लीट वेव की बात करो तो उसे भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। अगर आप इस कंप्लीट वेव की, जिसके अंदर एक क्रस्ट इंक्लूड हो और एक ट्रफ इंक्लूड हो, इसको भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। और ये जो मैं सिंबल बना रहा हूं बच्चे, इसमें दिस इज सिंबल ऑफ वेवलेंथ, और इसको हम बोलते हैं क्या, इससे हम बोलते हैं लैम्डा। याद रखना बच्चे इसको, वेवलेंथ का सिंबल जो इस तरीके से बनाना है, और इसको हम बोलते हैं क्या, लैम्डा। तो लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ। क्लियर? तो ये बच्चे हमारे पास हो गया वेवलेंथ। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसके यूनिट्स को हमें पता होना चाहिए। जनरली हम एंगस्ट्रम के अंदर मेजर करते हैं इसको, एंगस्ट्रम। एंड 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम कैसे लिखते हैं बच्चे, देखिए ऐसे ए लिखना आपने, उसके ऊपर ऐसे ये राउंड दिखाना है,
दिस इज एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। 1 मीटर का ऐसे कितना ऐसा होता है 1 बाय 1 के साथ 10 टाइम्स हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास 1 एंगस्ट्रम आ जाएगा अगर आप इसको मीटर के अंदर इक्वेट करते हो। क्लियर? ऐसे आप नैनोमीटर में भी इक्वेट कर सकते हो। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर। कभी एंगस्ट्रम में हमारे पास वेवलेंथ होती है, कभी नैनोमीटर में होती है, तो उसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सेकंड जो बच्चे हमारे पास इसमें डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। किसी एक पॉइंट से, जैसे मैंने ये वेव बना दी, मान लो आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, सपोज ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, किसी भी एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही है, इट इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या लिख सकता हूं उसे मैं, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही है, दीज आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चे, नंबर के तो कोई यूनिट होते नहीं है, और सेकंड के यूनिट सेकंड ही होंगे, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स आगे सेकंड इनवर्स, ऐसा बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी को आप इस साइन से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर? और इसको हम बोलते हैं क्या है, न्यू, एन यू। फ्रीक्वेंसी इज नोन एज न्यू। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट्स इसके सेकंड इनवर्स होते हैं। सेकंड इनवर्स के अलावा इसके और यूनिट्स आप क्या लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स के अलावा इससे हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। हर्ट्ज को कंप्लीट आप क्या लिखते हो स्पेलिंग से, HERTJ, या फिर शॉर्ट में इसे हम HJ भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज। क्लियर? कहीं कहीं पे इसको ऐसा भी लिख देता है यूनिट्स की जगह पे, साइकिल्स पर सेकंड। जैसे मैंने लिखा ना नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, वैसे नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड भी आ जाता है, तो वो भी स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी के इक्वली होता है। तो ऐसे आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव के लिए फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी से आप सब लोग फेमिलियर होंगे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ पहले। वेलोसिटी को बच्चे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और फॉर्मूला क्या बन जाता है इसमें, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अब न्यू लैम्डा को देखो मैं लिखता हूं, मान लो आपकी वेवलेंथ मीटर में है, और लैम्डा जो लैम्डा मतलब वेवलेंथ आपकी मीटर में, और फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू ये सेकंड्स में है, तो ये क्या होता है 1 बाय सेकंड्स। तो आपके फिर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या बन गए इसमें, फिर वेलोसिटी यूनिट बन जाएंगे मीटर पर सेकंड। क्लियर? ये वेलोसिटी के यूनिट्स बन जाएंगे इसमें। फोर्थ बच्चे इसमें हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। फोर्थ इज एम्पलीट्यूड। हाँ जी, एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपके पास कोई वेव है, तो जो आपके पास ये मैक्सिमम हाइट होती है क्रस्ट की, मैक्सिमम हाइट क्रस्ट की बोल दो, या फिर मैक्सिमम हाइट ट्रफ की बोल दो, क्योंकि वेवलेंथ के अंदर ये दोनों वैल्यू सेम ही रहेगी। तो हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ is known as amplitude of the wave। अब हाइट है, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस होगा, तो इसको भी आप डिस्टेंस के यूनिट के अंदर मेजर कर सकते हो, लाइक मीटर में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, कोई भी आ सकता है। क्लियर? फिफ्थ बच्चे जो हमारे पास इसमें आ जाएगा, दैट इज वेव नंबर। ये लास्ट है बस हमारे पास इसमें डेफिनेशन, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बच्चे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बोल दीजिए। इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, न्यू बार। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, न्यू। ये तो फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल हो गया, और ऊपर हमने इसके क्या लगाया, बार। तो न्यू बार आप बोल देते हो वेव नंबर को, विच इज 1 बाय वेवलेंथ, डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर। क्या बोल सकते हैं इसको हम, नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर। एक मीटर में कितनी वेव्स है, मान लीजिए ये एक अब आपके पास मीटर है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं।
ये मान लीजिए सपोज एक मीटर आपके पास, और आपने इसके अंदर वेव बनाई, एक वेव, दो वेव, और ये आपने इसमें तीन वेव बना दी इसको, ठीक है। ये हमारे पास एक वेव होगी, ये दूसरी वेव होगी, और ये तीसरी वेव होगी, ये यहां पे मेंशन कर देते हैं। टोटल लेंथ मान लीजिए 1 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 वेव्स पर मीटर, 3 वेव्स आ गई ना, इससे हम क्या बोल देंगे, वेव नंबर। क्लियर। तो ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे रेडिएंट एनर्जी के, या आप ऐसा बोल दीजिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास वेव्स के। तो इनको आपने भी ध्यान रखना है सभी को। ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको वेव की बताई, रेडिएंट एनर्जी के बारे में बताया, और मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोस्टर्स की हमने की। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज स्पेक्ट्रम। ओके स्टूडेंट्स।